Hello students, today in our class we are doing some problems which are useful for JEE exams as well as the NEET exams and other competitive exams. तो हम लोग आज कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम आप देखिए, ये वर्नियर कैलिपर के ऊपर है। डायमीटर ऑफ अ स्टील बॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर which has a division of 0.1 centimeter on its main scale, and 10 divisions of its vernier scale matches with 9 divisions on the main scale. Three such measurements for a ball are given as: if zero error is minus 0.03, then the mean corrected diameter is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखेंगे ये वर्नियर कैलिपर के ऊपर है। तो वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है या स्पेरोमीटर है या कोई भी मेजरिंग डिवाइस है, स्पेरोमीटर है, तो उसमें लीस्ट काउंट इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले कोई भी मेजरमेंट करते समय आपको लीस्ट काउंट लगेगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को हम लोग कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे, that is equal to value of one main scale division, value of one main scale division minus value of one vernier scale division of one vernier scale division। तो उस क्वेश्चन में आपने ध्यान से देखा होगा कि वहाँ पर दिया गया है कि वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 0.1, क्योंकि हर मार्किंग 0.1 की दी हुई है। और आपको दिया हुआ है कि 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल मैचेस 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो वन मेन स्केल डिवीजन हमारे पास तो यहाँ आ गया है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। अब हमको निकालनी है वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, वो भी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो यहाँ पर दी गई है कि 10 डिविजन्स जो रहते हैं वर्नियर स्केल के, 10 डिविजन्स और वर्नियर स्केल वो मैच हो रहा है कितने से, 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो हमारी है यहाँ पर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल वो मैच हो रही है 9 डिविजन से। मतलब 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू फिर कितनी बन गई, 9 डिवीजन से मैच हो रही है। मतलब वो 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो गया हमारा, 0.9 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल अगर आप ले रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये साइड में मैं कर देता हूँ, 10 इंटू एन इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। तो देयर फॉर एन जो रहता है उसकी वैल्यू आएगी 0.9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, और वो आएगा आपका 0.09 सेंटीमीटर। राइट, तो हम 0.1 को माइनस करेंगे 0.09 सेंटीमीटर से, तो हमारा लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला ये हमको इम्पॉर्टेंट है कि हमको लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट वो हमारा आ चुका है 0.01 सेंटीमीटर। तो यूजुअली लेबोरेटरी में वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर ही रहता है, पर दूसरे भी रहते हैं, 0.001 का भी रहता है। तो आपको वो निकालना रहता है। तो ये हमने निकाला हुआ है लीस्ट काउंट एज पर डेटा गिवन इंफॉर्मेशन से हमने लीस्ट काउंट निकाला हुआ है। अब रीडिंग लेते समय आप जानते हो कि वर्नियर स्केल डिविजन्स जो रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है लीस्ट काउंट से, तो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बना देते हैं VSR के लिए, दैट इज़ वर्नियर स्केल रीडिंग। तो लीस्ट काउंट तो हमने निकाल रखा हुआ है 0.01। तो ये तीन जो वर्नियर स्केल डिविजन्स है हम लोग उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और बेसिकली मेन स्केल हमारा सेम आएगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सेम है। जो बॉल दिया हुआ है वहाँ पर शायद बॉल दिया हुआ है, यस बॉल दिया हुआ है स्टील बॉल, तो वो तो हमारा ऑब्जेक्ट सेम है। हाँ, तो इसके वजह से मेन स्केल तो हमारा सेम रहेगा। तो स्टील बॉल है और हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो रेगुलर सरफेस है।
तो उसका मेन स्केल सेम ही आएगा, खाली वर्नियर स्केल डिफरेंट आएगा। अगर 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.08 बन गया इधर, ये इसको 0.04 बन गया, और ये 0.06। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। फिर इसके बाद जब हम लोग टी आर निकालेंगे नेक्स्ट कॉलम में, तो नेक्स्ट कॉलम आप जानते हो हम लोग टोटल रीडिंग निकालते हैं, ठीक है। और ये टोटल रीडिंग हम लोग निकालेंगे, उसको मैं टी आर बोलता हूँ। तो ये निकालने के लिए आपको एम एस आर और वी एस आर को ऐड करना है, तो वो आएगा 0.58 सेंटीमीटर, राइट। ये सब टोटल रीडिंग जो रहेगा हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा इधर, राइट। ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 0.58 आ जाएगा इधर, इधर 0.54 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो आप 0.56 आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है जीरो एरर, आपका निगेटिव है। जीरो एरर अगर निगेटिव है तो आपका करेक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा करेक्शन जो रहेगा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब करेक्टेड रीडिंग अगर हम निकालना चाहते हैं तो करेक्टेड रीडिंग में हमको करेक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर जीरो एरर नेगेटिव आता है तो करेक्शन पॉजिटिव है, जीरो एरर पॉजिटिव आता है तो करेक्शन नेगेटिव है। इसका मतलब 0.03 हर रीडिंग को ऐड करनी है। तो करेक्टेड रीडिंग हमको यहाँ पर इसको ऐड करनी है इसके साथ में। तो सबसे पहले 0.58 को हम लोग ऐड करेंगे 0.03 से, तो वो आपका आएगा 0.61, बराबर। 9, 10, 11, दैट इज 0.61। तो फर्स्ट रीडिंग हमारी आ गई है 0.61। अब उसके बाद हम दूसरे रीडिंग्स भी लेंगे। तो यहाँ पर 0.54 है, तो ये 0.54 को भी हमको ऐड करना है 0.03 से। तो इसको ऐड करेंगे तो आप हमें यहाँ पर मिलेगा 0.57, ठीक है। और इसकी जब रीडिंग है तीसरे वाले की 0.56 को, इसको जब हम ऐड करेंगे 0.03 से, तब आपको ये मिलेगा 0.59। तो ये तीन रीडिंग मिल गई। अब तीनों रीडिंग हमारे अलग अलग है क्योंकि वर्नियर स्केल डिविजन्स हमारे अलग आए हुए। तो नेचुरल है, तीन रीडिंग है तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मीन रीडिंग निकालना है, राइट। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमको फाइंड करना है मीन करेक्टेड डायमीटर। ये यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, मीन करेक्टेड डायमीटर हमको निकालना है, राइट। तो मीन करेक्टेड डायमीटर निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों रीडिंग्स को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए तीन रीडिंग है, तो मीन करेक्टेड डायमीटर हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पर मीन करेक्टेड डायमीटर। तो मीन करेक्टेड डायमीटर जो हमारा निकलेगा वो तीनों डायमीटर्स को हमको ऐड करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा आया हुआ है 0.61, तो 0.57 प्लस 0.59, तो 0.61 प्लस 0.57 प्लस 0.59, ये तीन रीडिंग आया हुआ है। 0.61 प्लस 0.57 प्लस 0.59, ये तीनों रीडिंग को आपको ऐड करके हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारा ये मीन करेक्टेड डायमीटर निकलेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये इन तीनों रीडिंग्स को हम लोग ऐड करेंगे। ये यहाँ पर जगह है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जब सबसे पहले इन तीनों को हम ऐड करते हैं 0.61 प्लस 0.57 प्लस 0.59, राइट। तो जब इसको हम ऐड कर रहे हैं तो 9 + 1 10, 17 आ गया ये, और 10 और 7 17, यानी कि ये 1.77 आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये 1.77 आया हुआ है, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा बनेगा 177 डिवाइड बाय 300, राइट। अब हमको क्या करना है, 177 को डिवाइड करना है 300 से।
तो 300 177 को हमको डिवाइड करना है 300 से। यहाँ पर ज़ीरो लेना पड़ेगा तो पॉइंट आ जाएगा 300 इंटू 5, 5 0 जो 0, 0 0 15। तो ये 5 0.5 लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1500। अब ये 0 आ गया इधर, ये 7 आ गया इधर, 2 आ गया और 0 आ गया, राइट। अभी 0 कैरी कर रहे। तो अब इसके बाद आप देखो यहाँ पर 309 का अगर हम लेंगे तो ये 2700 मिल जाएगा हमको, राइट। तो 900 900 9 3 27, तो 2700 आ गया। इसका मतलब इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.59 सेंटीमीटर। तो ये हमारा मीन करेक्टेड डायमीटर आ गया, देयरफॉर हमारा आंसर निकल गया है। देयरफॉर मीन करेक्टेड डायमीटर इज इक्वल टू 0.59 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये ऑप्शन है क्या वहाँ पर। तो ये 0.59 सेंटीमीटर है, ये यहाँ पर देखते ये है क्या 0.59 सेंटीमीटर। यस, तो ये यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है जीनर डायोड। तो जीनर डायोड नॉर्मली यूज होता है रिवर्स बायस में। तो जीनर डायोड को ज़्यादातर यूज होता है एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर डायोड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ लोड एज शोन इन द फिगर। तो ये हमारी बैटरी है और ये लोड है। तो करंट आई, आई जेड एंड आई एल आर रिस्पेक्टिवली। तो हमको आई की वैल्यू निकालनी है, आई जेड की वैल्यू निकालनी है, आई एल की निकालनी है। ये यहाँ पर दिया हुआ है जीनर डायोड जो है, इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट। मतलब ये 10 वोल्ट का जीनर है, तो यहाँ पर वो 10 वोल्ट मेंटेन करेगा। और ये रजिस्टर लगाया गया है, तो यानी कि इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट ही आएगा, राइट। तो यहाँ से जब सप्लाई से जब करंट निकला हुआ है तो ये डिवाइड हो रहा है, जीनर में आई जेड जा रहा है और लोड में हमारा आई एल जा रहा है। तो हम सबसे पहले लोड करंट को इजीली निकाल सकते हैं। ये लोड करंट इज इक्वल टू जीनर वोल्टेज। जीनर वोल्टेज ही हमारा आउटपुट वोल्टेज रहेगा और उसको डिवाइड करना है आर एल से। तो यहाँ पर वोल्टेज हमने वोल्ट्स में लिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमने किलो ओम में लिया हुआ है। तो नेचुरली हमारा आई एल जो रहेगा लोड करंट, ये 10/2 हमारा 5 मिली एम्पियर आएगा, राइट। तो ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो नेचुरली ये यही आंसर होगा थर्ड, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लोड करंट आपको 5 मिली एम्पियर दिया हुआ है। अगर आप आई निकालते हो, राइट, तो अगर यहाँ पर 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है इधर, तो बचा हुआ 50 वोल्ट इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या आएगी 50/4 किलो ओम्स, राइट। तो 50 वोल्ट डिवाइड बाय 4 किलो ओम्स, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 12.5 आ गया। तो हमारा आई भी आ गया इधर, मतलब यहाँ पर 12.5 ड्रॉप हो रहा है। अब आप तो समझ गए, अभी आई जो रहता है ये यहाँ पर आया हुआ है, आई देखो ये आई यहाँ पर आया हुआ है, तो इस पॉइंट पे ये दो में डिवाइड हुआ है। तो आई की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, आई एल प्लस आई जेड। आई अगर आपका 12.5 है और आई एल आपका 5 है, तो आई जेड तो आपका निकल जाएगा यहाँ पर 12.5 माइनस 5, तो ये आई जेड आपका रहेगा 7.5, राइट। तो आप देख रहे हो यहाँ पर लोड करंट हमारा 5 है और जीनर करंट हमारा 7.5 है और आई हमारा 12.5 है। तो ये इतना आगे स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लोड करंट आ गया हमारा 5 मिली एम्पियर, तो हम लोग इस ऑप्शन को राइट कर सकते हैं, तो हमारा टाइम बच जाएगा।
इसके बाद और एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम नंबर थर्ड। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए, यानी क्यूबिकल है तो इसका मतलब ऑल साइड्स हमारे सेम है, और ये मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी कि फ्रिक्शन भी नहीं है। इट हिट्स अ रीड एट पॉइंट ओ, तो यहाँ पर पॉइंट ओ को ये हिट करता है, और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि एंगुलर स्पीड निकालना है, मतलब यहाँ पर वो टर्न करता है यानी कि रोटेट करता है आफ्टर हिटिंग दी रिज एट ओ। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए रिज है हमारा, और जब ये इस पॉइंट को हिट करता है, राइट, यानी कि पॉइंट ओ यहाँ पर रिज है, तो जब इस पॉइंट को वो हिट करेगा, तो यहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, हिट हिट करने के पहले, हिट करने के बाद क्या हो रही है, वो पूरी चीज रोटेट हो रही है। तो जब वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो नेचुरली इसके पास मोमेंटम है एम वी, स्ट्रेट लाइन मोमेंटम है एम वी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वो उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू। तो ये उसका ए है, और ये भी उसका ए है, क्योंकि ये क्यूबिकल बॉक्स है। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। ये हिट करने के पहले उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, और आफ्टर द हिट जब वो रोटेट होगा तब वो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले इनिशियल निकालते हैं। तो इनिशियल निकालने के लिए आपको क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू ये ओ निकालना है आपको, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू। तो एंगुलर मोमेंटम आप निकालना चाहते हो तो आप जानते हो वो लीनियर मोमेंटम रहेगा मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लीनियर मोमेंटम है, और ये वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास है। तो आप देखो ये जो डिस्टेंस रहेगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईयर, यहाँ पे ये a/2 बनेगा, राइट। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो एम वी मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये पूरी रोटेट हो रही है अबाउट द ओरिजिन, तो इसकी जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम रहेगी, तो ये अबाउट द ओरिजिन रोटेट हो रही है, तो ये रहेगी आई जीरो इंटू ओमेगा, क्योंकि ये रोटेट जब होगा आफ्टर हिटिंग दिस पॉइंट ओ, तब ये रोटेट होगा अबाउट द पॉइंट ओ, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा अबाउट द ओरिजिन, और ये पूरी चीज रोटेट हो रही है, तो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी रहेगी डब्लू, राइट। और रोटेट हो रही है अबाउट द पॉइंट ओ, तो रोटेशनल वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी अबाउट द पॉइंट ओ, और हमको वही फाइंड करना है। अब आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये हमारा रहेगा लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये a/2 आ गया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ओरिजिन निकालना है, ठीक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर निकाल सकते हैं, तो वो रहेगा अबाउट द सेंटर। अगर आपको आईओ निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम इसमें यूज करते हैं तो ये दोनों एक्सिस जो रहेंगे वो पैरेलल रहेंगे, ये स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो लाइन है और ये लाइन है दोनों पैरेलल रहेंगे, तो ये दोनों के बीच में समझो मैं डिस्टेंस को यहाँ पर डी रखता हूँ, तो ये आईसी रहेगा प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस को मैं अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये, इसको अगर मैं यहाँ पर डी रखता हूँ, और ये इसका सेंटर है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये डी निकाल सकते हैं, तो प्लस एम डी स्क्वायर रहेगा, मतलब यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर रहेगा,
पूरे मास ऑफ द बॉडी एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल रहेंगे और हमको W0 फाइंड करना है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है कि ये पूरी चीज़ जो है, पूरी ब्लॉक जो है रोटेट हो रही है अबाउट दिस ओरिजिन। तो हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द ओरिजिन। तो इसके लिए I0 इंटू I0 इंटू W0, हमारे पास I0 नहीं है फॉर क्यूबिकल बॉक्स के लिए, लेकिन IC जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसके लिए हम, अगर हमको IC पता है तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। मास ऑफ द होल बॉडी एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट होता है अबाउट द सेंटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा IC, ये पूरे बॉडी के मास M आएगी, और D डिस्टेंस रहेगा बिटवीन बोथ दिस एक्सिस, बिटवीन बोथ दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो दोनों एक्सिस पैरेलल रहेंगे, तो ये D रहेगा। अब IC क्या है क्यूबिकल बॉक्स के लिए, ठीक है। अगर IC हम लोग निकालते हैं, और देखिए ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसको, लेंथ है ये आपका ब्रेड्थ, यानी कि ये पैरेलल है ब्रेड्थ को, ये हमारा हाइट है, ये लेंथ है और ये पैरेलल है ब्रेड्थ को। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के लिए IC देखो, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल है, ये ब्रेड्थ के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर पैरेलल है ब्रेड्थ में, तो 1/12 एम यल स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, अगर वो पैरेलल है ब्रेड्थ को, राइट। तो आप देखो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पास हो रहा है सेंटर से, लेकिन ये पैरेलल किसको है, ये ब्रेड्थ को पैरेलल है। अगर ब्रेड्थ को पैरेलल है तो आएगा 1/12 एम यल स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और ये क्यूबिकल बॉक्स है, तो इसके लिए यहाँ पर दी गई है कि ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब ए है, तो 1/12 एम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका 2a स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 1/6 एम ए स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर 1/6 एम ए स्क्वायर आएगा, ओके। देखिए ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये पैरेलल है हमारे ब्रेड्थ को, अगर ये ब्रेड्थ को पैरेलल है तो 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। अगर ये पैरेलल है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो अगर ये पैरेलल है हाइट को, तो 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर आएगा। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल है हमारे ब्रेड्थ को, तो 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर आएगा। अगर ये पैरेलल है हाइट को, अगर ये पैरेलल जाता है हाइट के एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आएगा 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस ब्रेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर ब्लॉक का। और ये क्यूब है, इसके लिए ऑल 3 साइड्स इक्वल है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये एल स्क्वायर और हाइट स्क्वायर इक्वल है, और वो एच ए दिया हुआ है, तो इसके लिए 1/12 एम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका 2a स्क्वायर बनेगा, और ये 1/6 एम ए स्क्वायर आएगा। तो हम लोग ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। और हमको यहाँ पर डी भी फाइंड करना है। ये डी जो है ये हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर डी स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। तो ये हमारा डी स्क्वायर रहेगा, और ये आपका 2a/2 स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये डी स्क्वायर है, ये a/2 स्क्वायर है, ये a/2 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया गया है, हाइपोटेनस है डी हमारा। अब उसके बाद आप देखोगे ये आ जाएगा हमारा 2a²/4, इसका मतलब हम लोग a²/2 इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर को। तो IC की वैल्यू हमने निकाल रखी हुई है ma²/6, और यहाँ पर प्लस m आ गया, और डी स्क्वायर हमारा आया हुआ है a²/2, और ये हमारा W0 है, राइट। 1/12 ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पूरे ब्लॉक का मास हमारा m है, तो ये v रहेगा, ये a/2 है, और ये कैपिटल M मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये पूरे ब्लॉक के मास को कैपिटल M लिया है, तो ये M भी लेता हूँ मैं यहाँ पर।
राइट। और इसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम लोग 6 को कॉमन रख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 1 = 4ma² इंटू डब्ल्यू, हमको W0 निकालना है अबाउट द ओरिजिन। ये एम है, वी है, a/2 है, कुछ कैंसलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, राइट। दूसरी बात, ये 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 आ रहा है। अब इसके बाद ये ए भी कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 को आप ऊपर ले जा सकते हो, तो 3 भी बनेगा, 2 नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये 3 ऊपर चला गया, 3v/2 नीचे चला गया, और ये ए बचा हुआ है, तो ये ए भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये इधर ए था, a² था, तो ये 2a नीचे आ जाएगा, तो 4a बनेगा। तो इस तरह से ये हमारा W0 आ गया। तो therefore when the block will rotate about the origin, its angular velocity will be 3a/4a, 3v/4a। तो लेट अस सी कि ये ऑप्शन है वहाँ पर 3v/4a। यस, तो ये यहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए है, 3v/4a। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब और एक प्रॉब्लम करेंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है। एज पर बोर्स मॉडल, द मिनिमम एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम Z = 3 is। तो लिथियम एटम आप जानते हो कि इसमें रहता है 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और 3 प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये लिथियम एटम है और यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स रहेंगे और न्यूट्रॉन्स भी रहेंगे। तो ठीक है, हम लोग न्यूट्रॉन्स को एज्यूम करते हैं कि उतने ही है जितने प्रोटॉन्स है, और ये डबली आयोनाइज्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाला गया हुआ है तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एटम की तरह बिहेव करेगा, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन एटम के मॉडल की तरह बिहेव करेगा। तो आप देखोगे Z = 3 आ जाएगा इधर। तो इसके लिए बोर्स एटम वैलिड है, बोर्स थ्योरी वैलिड होगा। बोर्स थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम। और बोर्स थ्योरी में आप जानते हो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो ये बहुत फेमस रिलेशन है, -13.6 × Z² / n²। ये आपको याद रखना है, तो ये ईवी में आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये कोई भी हाइड्रोजन एटम के लिए यूज हो सकता है। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है कि आपको कितनी मिनिमम एनर्जी आपको देनी है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी देनी है, कितनी एनर्जी आपको देनी है ताकि इलेक्ट्रॉन को आप निकालो यहाँ से। तो इसको कहेंगे हम बाइंडिंग एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी कितनी लगेगी, तो वो उसका रिवर्स रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब बाउंड है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर जो उसकी बाउंडिंग एनर्जी जो है वो निगेटिव है। तो इसको बाहर निकालने के लिए जो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो इसकी रिवर्स रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी, ताकि टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी और ये एस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बाइंडिंग एनर्जी जो देनी है उसको इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, वो इसकी रिवर्स रहेगी, वो +13.6 × Z² / n² रहेगा। तो ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसका। ये फर्स्ट ऑर्बिट में तो n = 1 हो जाएगा, राइट। तो ये रहेगा +13.6 × Z हमारा 3 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13.6 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 3 × 9 = 27, तो 32, 9 × 1 = 9, 10, 11, 12, तो 12, 122.4। यस, तो ये आंसर आपका आएगा 122.4 ईवी। तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी रहेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हैं एटम से, तो रिवर्स एनर्जी कितनी देनी है, दैट इज कॉल्ड 122.4। तो ये यहाँ पर है।
तो ये ऑप्शन भी है यहाँ पर, तो ये आंसर राइट है 122.4। तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमको एटम को आयोनाइज करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहाँ से फर्स्ट शेल से बाहर निकालने के लिए। ओके, अब इसके बाद एक प्रॉब्लम करेंगे जो लास्ट रहेगा। आइडेंटिफाई द गेट एंड मैच ए बी वाई इन द ब्रैकेट टू चेक। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, ये लॉजिक गेट्स के ऊपर है। ये यहाँ पर ए एंड बी है, ये हमारा नैंड गेट है। ठीक है, ये नैंड गेट मतलब ए डॉट बी, यहाँ पर बबल लगा हुआ है तो यानी कि एंड का इन्वर्ट किया हुआ है, तो ये नैंड गेट है। और फिर आप देखो ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा, तो ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्वर्टर लगाया गया है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, डबल कॉम्प्लीमेंट आएगी। तो ये आउटपुट इसकी एंड गेट की हो जाएगी, तो ये एंड गेट का है, तो एंड गेट का आउटपुट बन जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पर है, ये इसकी जो आउटपुट रहेगी वो एंड गेट की रहेगी। तो अगर आप इधर 0 0 दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है अगर ए और बी को हमने 1 दिया हुआ है, ए और बी को हमने 1 दिया हुआ है तो ये 0 बन जाएगा और ये यहाँ पर आउटपुट आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई द गेट एंड मैच ए बी वाई इन द ब्रैकेट। तो ये जो फाइनल आउटपुट रहेगा हमारा, आप देखो ये एंड गेट का रहेगा फाइनल, राइट। तो अगर आप ए और बी को यहाँ पर 1 दे रहे हो तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि एंड गेट मतलब ये देखो ये आपका ए और बी रहेगा, तो इसका फाइनल जो रहेगा ये गेट पूरा कैसे बिहेव करेगा, ये सर्किट ए और बी के लिए आउटपुट, फाइनल आउटपुट जो इसका रहेगा वो एंड गेट की तरह रहेगा। मतलब अगर ए और बी 1 रहेगा तो ये आउटपुट आपका 1 रहेगा, अगर 0 1 रहेगा तो ये 0 आएगा, 0 0 भी 0 आएगा, 1 0 भी 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर ए और बी 1 है तो ये आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसके लिए ये एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, तो ये सेकेंड है आपका आंसर। तो फाइनल आउटपुट देखो आपका, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब ये आपका एंड हो जाएगा। तो आई होप all of you have understood this problem. Thank you everybody.